जय हिंद साथियों। मैं एक्स हवलदार अतुल, टोपची अग्निवीर, मालगोदाम रोड, गाजीपुर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरा चैप्टर है उस महापुरुष के बारे में जिसकी गाथाएं बड़े बड़े जगहों पर गाई जाती हैं, और उस वीर योद्धा के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। उस पराक्रमी के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिनका नाम है महाराणा प्रताप। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। उस शख्सियत के बारे में आज हम बातें करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम बात करते हैं कि राणा प्रताप आखिर लड़के हैं किसके। तो ये उदयपुर के महाराणा राणा उदय सिंह के ये बड़े पुत्र हैं। उदय सिंह के वैसे 4 पुत्र थे और ढेर सारी कन्याएं भी थी, उनकी लड़कियां भी थी, लेकिन उन पुत्रों ने कुछ काम नहीं किया जिन्होंने अपने इतिहास को दर्ज करके रख दिया। उनका नाम है महाराणा प्रताप। कहते हैं कि उदय सिंह की 3 बीवियां थी, और 3 बीवियों में से अगर पहली बीवी थी उनका नाम था जयवंता बाई, दूसरी बीवी थी उनका नाम सज्जाबाई, और तीसरी जो पूरे खेल को खेलती थी उनका नाम था धीर भाई। जो धीर बाई है उनसे एक पुत्र है जिसका नाम है जगमाल, और सज्जा जो बाई है उनसे उनका एक पुत्र, 2 पुत्र हैं जिनमें से अच्छा काम करने वाले हैं, उनका नाम है शक्ति सिंह। तो आज आइए हम बात इस विषय पे करने जा रहे हैं कि आखिर ये है कौन लोग जिनकी इतिहास गाथाओं को हम गाते हैं। तो आपको पता होगा 1527 ईस्वी खानवा के युद्ध में वो सूरवीर योद्धा जिन्होंने मशक्कत कर रखा था उन मुगल सल्तनत के बादशाह, किसको, तो बादशाह है वो बाबर, और बाबर ने दांत तले चने चबा लिए थे। और उस शख्सियत का नाम है जो महाराणा प्रताप के दादाजी हैं, राणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह। इसके बाद में हम बात करते हैं उन्हीं के लड़के हैं जिनका नाम है उदय सिंह। और उदय सिंह का बड़ा अगर कोई लड़का है जिसका नाम है प्रताप, और ये प्रताप वो शख्सियत है जो कहते हैं कि जब ये जन्म लिए, जिस दिन इन्होंने जन्म लिया था, ये मई का महीना था, और इस मई के उस गर्मी के दिनों में जब ये पैदा हुए तो खुश होकर के उदय सिंह ने पूछा कि दरबार में क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला, मां जयवंता ने एक शेरनी ने महाराज एक शेर पैदा किया है, तो उसका नाम क्या रखा जाए। तो उन्होंने कहा, इस पुत्र का नाम ऐसा होगा कि इतिहास के पन्ने रंग जाएंगे, मेवाड़ के पन्ने रंग जाएंगे। लेकिन उन्होंने उनका नाम रख दिया प्रताप, कि प्रताप कभी न झुकता है, न डूबता है, न उगता है, ये सर्वदा ही चमकता रहता है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र उस शेर का नाम रख दिया प्रताप। यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे जब चलते हैं तो अब बात आती है कि सब कुछ होने के बाद में भी चित्तौड़गढ़ का किला, इतने बड़े महारथी होने के बाद भी चित्तौड़गढ़ का किला आखिर अकबर ने कैसे ऐंठ लिया,
कैसे उस पर फतेह हासिल किया, इस बातों को चर्चाओं में लाते हैं। ये है चित्तौड़गढ़। ये वो किला है, आज अगर कहा जाए भारत के नंबर 1 एक किलाओं में से इस किला की गिनती होती है, जिसको भेदने के लिए कहते हैं लोग कि 6 महीना तक डेरा डाले थे। कौन? तो इस चित्तौड़गढ़ के किला को भेदने के लिए अगर डेरा डाले थे तो अकबर डाले थे, क्योंकि चित्तौड़ उनके सामने और मेवाड़ उनके सामने एक ऐसा कांटा था कि दिल्ली से अगर आगरा से कोई भी व्यापार करना हो तो उनको आखिर पार करना पड़ता था चित्तौड़, और चित्तौड़ से जाना पड़ता था इनको गुजरात, और गुजरात से ही इनको पोर्ट मिलेगी और जहाज पानी की मिलेगी, जिससे ये अपने कंट्रियों में व्यापार करने में सफल हो। लेकिन इनके बीच में केवल कांटा था, तो वो कांटा क्या था? वो कांटा था चित्तौड़गढ़, और इनके सामने कांटा था मेवाड़। ढेर सारी रियासतों को अकबर ने अपने अधीन कर लिया था, और अधीन करने के बाद में अकबर चाहता था कि ये लोग भी हमारी मेवाड़ भी क्या करे, मेवाड़ एक ऐसा, मेवाड़ को भी मैं क्या करूं, तो मेवाड़ को भी अपने अंदर या अपने अधीन कर लूं। बस एक ही काम कहते थे, प्रेम से कहते थे कि बस मेरा झंडा लगा दो। वो शेर ही क्या शेर है भाई, जो तुम्हारे झंडे के नीचे, अरे झंडा ही तो सब कुछ है। इन्होंने मना कर दिया। किसने मना किया? तो इनमें इनके पिताजी चित्तौड़गढ़ के उस समय राजा हुआ करते थे उदय सिंह। उदय सिंह ने मना कर दिया कि हम, राणा उदय सिंह। अब बात आता है, आप लोग सोचते हैं राणा क्या चीज है? एक गाना है कि छत पे सोया था बहनोई मैं, थड़ी समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये वो राणा है। राणा मीन्स राजा, वहां की राजा है, और राजस्थान में राणा राजा को कहा जाता है। उदय सिंह ने मना कर दिया। क्यों कहा? कि मैं किसका वंशज हूं? मैं राणा सांगा का वंशज हूं, मैं उसका पुत्र हूं जिस बाप ने नहीं कभी गुलामी को अपने गले से लगाया है। तो मैं अकेला ही मेवाड़ रह जाएगा जो तुम्हारे अधीन काम को नहीं करेगा। इससे पहले बात कर लेते हैं कि ढेर सारी रियासतें, जैसे आमेर, आज आमेर जो हमारा जयपुर है वो एक रियासत हुआ करती थी जो राजस्थान की राजधानी है, और आमेर भी धीरे धीरे उनका गुलामी कबूल कर लिया था। इसके बाद आपका जयपुर है। जयपुर, अरे माफ कीजिएगा, अपना जोधपुर ने भी, अपना बूंदी ने भी इनका अधीन स्वीकार कर लिया था। लेकिन एकलौता अगर कोई बचा था तो ये बचा था केवल क्या, तो चित्तौड़गढ़ उर्फ मेवाड़ बचा था। लेकिन चित्तौड़गढ़ में क्या ऐसा हो गया कि चित्तौड़गढ़ को आसानी से तो नहीं जीता उन्होंने, थोड़ी मशक्कत के बाद जीता। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े लोगों के जो बड़े लोग होते हैं, मान लीजिए राणा सांगा है, अब उस राणा सांगा के ये पुत्र हैं उदय सिंह, हमें नहीं कहना चाहिए, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बदाऊनी जैसे हैं, और ये लोग इतिहासकार हैं, ये लोग कहते हैं कि ये उदय सिंह थोड़ा डरपोक टाइप के थे, मतलब डरने वाले थे। और जब इनको पता चला कि चित्तौड़गढ़ पे मुगलिया सल्तनत के लोग आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो इनको खबर तो मिल गया, और जैसे इनको खबर मिला, ये यहाँ से चित्तौड़गढ़ से अपने 10,000 राजपूतों का जो सैनिक है उनको सब पता था। लेकिन 10,000 राजपूतों का सैनिक, और उस सैनिक को नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेतृत्व कर रहे थे जयमाल। और इस किले में उन्होंने क्या किया, इनको छोड़ करके, और उदय सिंह कहाँ रफू चक्कर होंगे, तो ये रफू चक्कर हो जाते हैं कहाँ, जंगलों में।
ढेर सारा आक्रमण के बाद में पहले कि अब उदय सिंह आए, अब उदय सिंह आए, और उदय सिंह आए तो हमसे संधि कर ले, लेकिन ये मानने वाले इसलिए नहीं थे। ये क्या कहेंगे, फिर ये कहेंगे कि मैं एक लिंग महाराज को ये लोग पूजा करते हैं। एक लिंग महाराज की जय जयकारा का घोष होता है उस मेवाड़ में। तो एक लिंग महाराज की जय मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं हारना स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं कभी भी मुगल की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये चले जाते हैं जयमाल के नेतृत्व में, छोड़ करके ये कहा, ये जंगल में चले जाते हैं। और जैसे सैनिक आता है, मरता क्या नहीं करता है, जयमाल जो है वो सैनिक को एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं। अगर सैनिक है तो उनकी औरतें भी हैं, उनकी रानियां भी हैं, ढेर सारी चीजें हैं उस दरबार में। तो उस दरबार में होने के वजह से जयमाल लास्ट तक लड़ते हैं। अब इतना होता है कि पहले तो मुझे लगता है कि 1 से लेकर 1.5 महीने तक तोपों की फायरिंग करते हैं, और तोपों की फायरिंग के बाद भी वो दिन में फायर करते हैं और रात को ये लोग किले की मरम्मत कर देते हैं। 10,000 सैनिक होते हैं भाई, अगर एक एक भी रखे तो 10,000 ईंटें रख जाए, पत्थर रख जाए, तो ये लोग ऐसे मरम्मत। फिर दूसरे दिन चले, फिर अचानक उसने अपने दूरबीन में देखा कि सेनापति जयमाल है, और जयमाल को उसने अपने हाथों से ही बंदूक उठाता है और बंदूक से उसको मारता है। जयमाल यहाँ पर गिर जाते हैं। गिरने के बाद में जब जयमाल गिरते हैं तो ये पूरे सैनिक आ जाते हैं लड़ने के लिए, और बहुत ढेर सारा अच्छे उसके सेनापति को यहाँ पर भी खत्म कर देते हैं। वर्चस्व चलती है, कान में फनक चला जाता है उदय सिंह, लेकिन उदय सिंह नहीं आते हैं। अब नहीं आएंगे तो बाप का बदला कौन लेगा, तो बाप का बदला अब लेने वाले हैं कौन, महाराणा प्रताप। और अब कहते हैं कि अब तक तो ठीक था, वो आ गए, लेकिन अब मेरे राज्य के इर्द गिर्द में अगर दिखेंगे तो मैं सीधे सीधे उनके ऊपर क्या करूंगा, हमला करूंगा। ढेर सारी चौकियों पे हमला इन्होंने कर दिया, क्योंकि ये कहां से सीख के आए थे, राणा सांगा से। कौन सी विधि, युद्ध की गुरेला विधि, और गुरेला विधि के वजह से ये क्या करते थे, उस हिसाब से उनको मार देते थे। आइए थोड़ा सा बचपना की बात सुनते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ था। देखिए, अब तक की बातों में ये पता चलता है कि जैसे वो जन्म लेते हैं तो अगर कोई महान इनको बनाया है राणा प्रताप को, तो छोटे लोगों ने बनाया है। अगर आप राजा बनेंगे तो किसी बड़े के हिसाब से नहीं बन पाएंगे जब तक आपका कोई साथ छोटी जाति के लोग नहीं देंगे। यहाँ पर इन्होंने भीलों के साथ रहना शुरू कर दिया छोटी उम्र से। क्यों, उतना प्यारा बच्चा है नहीं। जयवंता बाई महारानी जयवंता बाई को उतना लाइक नहीं करते थे, तो वो लेकिन जब ये घूम के फिर जहां पर लोहार लोग हैं, लोहारों के पास चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे, फिर आते थे। वहीं से इन्होंने ढेर सारी चीजों को सीख लिया, और सीखने के बाद इनको ये इतना अच्छा लगता है कि लोहारों के पास में हथियार वगैरह बनाना, कि मतलब वो वहां पर दिन भर रहते थे, उनके साथ में काम करते थे, और काम करने के बाद इतना लोकप्रिय हो गए थे कि वहां के लोग ये हमेशा चाहते थे कि मेरा राजा कौन हो, तो मेरा राजा या मेरा राणा कौन हो, मेरा राणा प्रताप हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि इनकी 3 रानियां हैं, हमने चर्चाओं में लिया था। एक का नाम है जयवंता बाई, दूसरे का नाम है सज्जाबाई, और तीसरे का नाम है धीरबाई। यही धीरबाई है। बाकी चर्चाओं में हमने सुखा रखा, लेकिन इन्हीं धीरबाई से बहुत ज्यादा अगर प्रेम करते थे। हालांकि इनकी ढेर सारी रानियां थी, लेकिन 3 महत्वपूर्ण थी जिन्होंने इतिहासों में कुछ बलिदान दिया है। और धीरबाई, ये धीरबाई के ही लड़के हैं जिनका नाम है
जगमाल। क्या नाम है? इनके लड़के हैं, इन लड़के का नाम है जगमाल। और ये जगमाल नामाकरण के समय में कौन रखा था? उदय सिंह ने रखा था। और जब ये इतने शौहरत से ये पैदा हुए हैं कि ये हमेशा धीरबाई कहती है कि अगर मेवाड़ का अगर कोई अगला राज्याभिषेक होगा तो उसमें हमारा जगमाल का होगा, और जगमाल का होगा। और इस बात को उदय सिंह अच्छी तरह से जानते भी थे और अपनी इस धीरबाई रानी की बातों से बहुत आकर्षित थे। और इन्होंने क्या कर दिया? मेवाड़ का अगला, भाई साहब, मेवाड़ का अगला शासक, अगला राणा कौन बनेगा? तो राणा जगमाल। ये राणा जगमाल बन गए। इनका राज्याभिषेक हुआ। अच्छे तरह से लोगों को गहने गुड़िया, मतलब हीरे जवाहरात, पैसे बटे। और रानी भी खुश है, धीरबाई भी खुश है कि मेरा लड़का आज के बाद में यहाँ का राणा बन चुका है। जो कहूंगी और जैसे कहूंगी वैसे ये काम को करेगा। लेकिन 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 क्या हुआ? बनने के बाद में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उदय सिंह की मृत्यु के बाद में आपके महाराणा प्रताप आते हैं। और वैसे तो उनकी पूरी जो सत्ता है ना, वहां के लोग हैं इस बात से नाराज हैं कि राणा जगमल किसी काम के नहीं है। राणा जगमल को मत बनाइए, हमारा राणा जिंदा है, राणा प्रताप, हमारा राणा प्रताप बनना चाहिए। लेकिन क्या होगा आगे देखिए और सुनिए। ये जगमाल आएंगे और ये राणा प्रताप को जनता के द्वारा, हालांकि बड़े लड़के हैं राज्य में, ये बोला जाता है कि जो बड़ा लड़का होगा वही उसी का राज्याभिषेक होगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया तो ये आते हैं और लोगों ने रावत जी है इनके सेनापति, और रावत जी ने पूरे दरबार में कहते हैं कि इस कुर्सी पर केवल नाम मात्र के लिए बैठे रहेंगे जगमल, लेकिन इस राज्य को चलाएगा जिसका नाम होगा प्रताप। और ये राणा की उपाधि दे देते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद में इस मेवाड़ की गद्दी पर अगर कोई बैठेगा तो कौन बैठेगा? राणा प्रताप। और इनके महान कारणों की वजह से इनका नाम पड़ता है महाराणा प्रताप। सभी राजाओं में जिसने अपना कभी भी, तो आइए अब हम बात करते हैं। इसी के बाद अब हम इनकी बायोग्राफी को पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद में अब चलते हैं हल्दी घाटी। आइए अब हल्दी घाटी की बात करते हैं। ये हल्दी घाटी कहाँ पे है? ये राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। हल्दी घाटी है, ये घाटी है, पहाड़ियां हैं। और इन पहाड़ी, मतलब कहीं भी जब हम घाटी की बात करते हैं तो उन पहाड़ियों में जो प्लेन टाइप का जगह होता है वहीं पे कई पहाड़ियां घिर करके एक घाटी बनाती हैं। और जो जगह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। और हल्दी घाटी नाम इसलिए पड़ा कि वहां की मिट्टी बिल्कुल हल्दी की तरह है, इसलिए उस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा। आइए अब ये हल्दी घाटी में आखिर ऐसा क्या कहानी बन जाती है कि महाराणा प्रताप को भी आना पड़ता है। ये कहानी है 1576। ये कब की कहानी है? तो ये कहानी है 1576 की। दूरगामी था, गुप्तचर थे अकबर के,
इसी अकबर के नौरत्नों में से इसी धीर भाई का लड़का सेनापति है, जिसका नाम है राणा मानसिंह। क्या नाम है? मानसिंह। राणा हम नहीं कह सकते, माफ कीजिएगा। इनका नाम है, ये सेनापति है जिनका नाम है मानसिंह। मानसिंह बताते हैं कि वो 7 फुट का मर्द, वो मूछे उसकी, वो 40 केजी का छाले पहना हुआ, वो 80 केजी का लेकर के भाला, जिसके ऊपर अगर जिसको वो देख लेता है महाराज, वो ऐसे ही आधा हो जाता है, ऐसे आधा हो जाता है। ये बात सुनते ही अकबर की खुश। अकबर बोला, मैं राणा प्रताप के सामने नहीं जाऊंगा। बोला तो बोला, भाई मान सिंह आप जाओ और निवेदन करो। किससे? राणा प्रताप से करो कि भाई आपको जैसे आपका राज चलाना हो आप चलाइए, हमको कोई टेंशन नहीं है, बस एक बार अपने किले पर हमारा झंडा लगा दीजिए, जिससे कि मैं विश्व में बता सकूं कि अगर भारत का कोई राजा है तो वो अकबर है। ये बात मान सिंह जाते हैं मेवाड़ के दरबार में, और मेवाड़ के दरबार में जाते हैं, चूंकि बहुत बड़ा पराक्रमी है ये मान सिंह, तो जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि प्रताप आप आइए और आपके साथ में भोजन हो। लेकिन प्रताप कहते हैं मैं उस राजपूत को राजपूत नहीं समझता, उस खून को मैं खून नहीं समझता हूं जिस खून ने मुगलिया सल्तनत के सामने अपने घुटने टेक दिए हो। तुम खाने की बात करते हो, तुम मित्रता की बात करते हो, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मान सिंह, आप हमारे छोटे रानी मां धीरबाई के भाई के लड़के हैं, आप चले जाइए यहां से। ये बात सुनते ही जोश में जाते हैं मान सिंह, और मान सिंह कहते हैं कि मुझको 50,000 की सैनिक दीजिए, हम उसकी हेकड़ी निकाल दूंगा। किसकी? प्रताप की। और ये सेना लेकर के चलेंगे, और जैसे सेना लेकर के चलेंगे, एक दिन इनके कौन है? भील है, और भीलों को इतना इन्होंने महारत हासिल करवा दिया है, पहाड़ियों में लड़ने के लिए इतना प्रैक्टिस करा दिया है कि अगर 10 भील है तो मुगल के 200 लोगों को काट देते थे। इतना तक मैंने सुना है कि ये बोलते थे, रे चूहों, बिल के चूहों, बाहर निकल के युद्ध लड़ो। लेकिन गुर्रेला विधि का मशहूर राणा प्रताप कहता था कि मुगलिया सल्तनत कितनी छोटी, और मुगलिया साम्राज्य में सैनिक अगर चाहेंगे तो हमारे पास में मात्र 5,000 सैनिक हैं। 5,000 कहां पे? हल्दी घाटी में 5,000 से लड़ाई नहीं लड़ सकता हूं। वहीं पर आते हैं बहुत, अगर देखा जाए तो जितना मसल से तगड़े राणा प्रताप, उसी मसल का, उसी काठी का एक दानव इसके मान सिंह के सेना में भी है। लोग कहते हैं कि हल्दी घाटी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, तो पूछा जाता है 1576
ये बोलते हैं हम प्रताप, राणा राणा प्रताप वर्सेस अकबर। देखिए भाई, छोटे छोटे परीक्षाओं में तो आपको लिखना पड़ेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके साथ हुआ था। मान लीजिए अग्निवीर में, तो आप बोलेंगे राणा प्रताप वर्सेस अकबर के बीच में हुआ था। ये कब हुआ था? 1576 में हुआ था। लेकिन बड़ी परीक्षाओं में, क्योंकि ये युद्ध में है नहीं, युद्ध में कौन है? मान सिंह है। चलिए जी, मान सिंह को इतनी जल्लत के बाद भी आज भी मान सिंह ने अगर इतिहास को अगर रचने का, अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप इस हस्ती का देन है, इस महापुरुष का देन है, राणा मान सिंह का देन है, जो आज हम महाराणा प्रताप को अपने इतिहासों में पढ़ते हैं। कहा जाता है कि राणा प्रताप, माफ कीजिएगा, कहा जाता है कि मान सिंह और दशरथ, राजा दशरथ, ये पृथ्वीराज चौहान एक ही गुण के पक्के थे। इनके जैसा कहीं भारत में तीर अंदाज और धनुर्धर नहीं पैदा हुआ। चाहते, ये अगर चाहते तो केवल एक तीर में उनकी आंखों में तीर ये मार देते, उनके घोड़े पे, चेतक पे वो मार देते। लेकिन नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? कि इस इंसान ने अपने राजपूत होने का धर्म निभाया है। इसलिए मैं कभी कभी राणा मान सिंह को भी सलूट करता हूं कि अगर ये नहीं होते तो आज हम इतिहास को, महाराणा प्रताप का इतिहास नहीं पढ़ रहे होते। आइए, राणा मान सिंह की जैसे ही आते हैं और आने के बाद में इन्हीं में के सेना में एक है, उस सेनापति का नाम है बहलोल खां। क्या नाम है? बहलोल खां। आइए जी, बहलोल खां की हिस्ट्री हमने पीछे पढ़ा। एकदम सामने है, बीच में आगे की तरफ लड़ रहे, इधर हाथियों के उस हौदी में बैठे हुए सेनापति मान सिंह है, घोड़े पर सवार बहलोल खां है। और बहलोल खां गुस्से में आते हैं और कहते हैं, प्रताप मैं तुझे ऐसे पकड़ के चीर दूंगा। और ये बात सुनते ही बीचों बीच चेतक की रफ्तार हवा से भी तेज, चेतक के मुंह में मुकुट हाथी का लगा के रखते थे, ताकि विपरीत दल के जो हाथी हैं वो घबरा जाए कि हमारे सामने कोई हाथी भी आ रहा है। कड़कड़ 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 जाते हैं। और इस बात को मान सिंह देख लेते हैं, क्योंकि मान सिंह के बुआ का लड़का अगर कोई है तो प्रताप है। कहते हैं मान सिंह, बहलोल, प्रताप, क्या उन बाजुओं में ताकत थी, क्या 80 केजी का वो तलवार, क्या वो खंजर। जैसे ही आते हैं और ऐसा तलवार से वार करते हैं, बहलोल खां और वो उसका घोड़ा एकदम आधा आधा गिर जाता है। ये इतिहास में ऐसी दर्दनाक घटना किसी ने भी नहीं सुना था। और जिस बात ये पता चलता है अकबर को कि बहलोल खां को आधा आधा काट दिया, ऐसे गर्दन करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम जीत नहीं सकते। लेकिन वहां से इसकी हत्या के बाद में मान सिंह को जब बुरा भला कहने लगते हैं
और मान सिंह के ऊपर जब इन्होंने अपना भाला फेंका है और मान सिंह का जब कान कट गया है, तब जाकर के मान सिंह अपने तलवार उठाते हैं, हाथी के ऊपर चढ़ गया चेतक, समझ लो। तब जाकर के उसके सूंड उसके पैरों में कस के मारते हैं। कुछ इतिहासकार लोग बोलते हैं कि भाग रहे थे और हाथियों के सूंड में लगा हुआ खंजर ने लग गया और चेतक के ऊपर एक पैर घायल हो गया। जैसे घायल हो गया, इनके सैनिक भी कमजोर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने को आत्मसमर्पण नहीं किया। ये भागे और चेतक वफादार इशारों को समझता था। उस चेतक की बात हम करते हैं जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना प्यार, इतना सम्मान, एक एक इशारों को अगर कोई समझता था राणा प्रताप का, तो उसका नाम था चेतक। चेतक अपने महाराज की जान बचाने के लिए 22 फीट की खाई को जंप करता है और उसके चारों पैर जख्मी हो जाते हैं। और जख्मी होने के बाद में चेतक वहां पे शहीद हो जाते हैं। और आज भी हल्दी घाटी में चेतक का मेमोरियल बना हुआ है। तो ये थी आज की हल्दी घाटी की पूरी कहानी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।